Good morning, class. My name is Manish Kumar. I am here to start a new session related to your class 11 physics from the starting. Today my first lecture. In this lecture, I will try to understood first chapter class 11 physical world. So this is very easy chapter, not difficult to understand. And in this chapter, we try to understand what is the physics, what is the principle of physics, what is the scope and future prediction of the physics, and what is the relation between the physics and technology. So we try to understand basic concept of physics with the help of some few example from the society and our daily to daily life. अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे वो हमारा स्टीफन हॉकिंग साहब हुए हैं, चाहे वो हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन हुए हैं, मैक्सवेल साहब हुए हैं, मैडम क्यूरी हुई है, न्यूटन लॉ साहब हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने एक बात कॉमन बोली है और कोशिश ये कहा है कि जो हमारी फिजिक्स है वो क्या है, पूरा यूनिवर्स है। फिजिक्स जो है पूरा नेचर है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जितने भी हमारी नेचर में या यूनिवर्स में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी किसकी वजह से हो रही है, फिजिक्स की वजह से हो रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमारी लाइफ का पार्ट, जितनी भी हमारी लाइफ में एक्टिविटी हो रही है उसका वो हमारी फिजिक्स से ही रिलेट करती हैं। हमारी सुबह से शाम तक की डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो सब में फिजिक्स ही इन्वॉल्व होती है। और उनकी एक ही कोशिश रही थी कि एक ऐसी डेफिनेशन बनाई जाए जिसके बिहाफ पर एक डेफिनेशन या एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसके बिहाफ पर हम पूरा यूनिवर्स गवर्न कर सकें, पूरा यूनिवर्स को रेगुलेट कर सकें। तो उनकी इन्हीं बातों को लेते हुए मैं अपने कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं भी ये कोशिश करता हूं आपको समझाने की, आपको फील कराने की कि सच में फिजिक्स जो है यूनिवर्स और पूरे नेचर्स को गवर्न करती है या उसको रेगुलेट करती है। कैसे हमारी लाइफ से फिजिक्स जुड़ी हुई है, कैसे वो हमारे डेली डे लाइफ के हर पार्ट से जुड़ी हुई है, हमारी हर एक्टिविटी में फिजिक्स इन्वॉल्व है। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं बात करता हूं उस टाइम की जब हम क्या करते, पैदल ट्रैवल करते थे, हमारे पास व्हीकल नहीं था, मतलब हम घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो उस टाइम पर हमें जरूरत महसूस हुई क्योंकि हमें क्या होता, एक टाइम मतलब हमें ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था। हमें किस चीज की जरूरत महसूस हुई कि यार कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में थोड़ा टाइम कम लगे और हमारा टाइम कंज्यूम हो जाए और हम जल्दी से पहुंच पाए। हमें बहुत दिक्कत होती थी। तो उसी टाइम पे हमारे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कार्ल वॉन डैनिश, जिन्होंने हमें साइकिल दी। उन्होंने साइकिल कैसे दी, फिजिक्स की मैकेनिक्स का इस्तेमाल करा। उन्होंने मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया कि कितना फोर्स, कितना उस पर प्रेशर लगना चाहिए, कितना फोर्स की वजह से वो कितना डिस्प्लेस होगी। इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए फिजिक्स की ही ब्रांच का, मैकेनिक्स ब्रांच का इस्तेमाल किया और साइकिल हम सब लोगों के हाथों में प्रोवाइड करा दी। अब हमारे लिए एक प्लेस से जाना दूसरे प्लेस पर बहुत ज्यादा आसान हो गया। अभी फिजिक्स रुकी नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और हमारी उन इच्छाओं को पूरा करता है फिजिक्स। जैसे अब साइकिल के बाद दूसरी इन्वेंट्री हम की बात करें तो जैसे कि हमने सुना है कि भैया भाप का इंजन का इस्तेमाल लोग करते थे, कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच का इस्तेमाल किया और उन्होंने देखा कि क्यों हम स्टीम एनर्जी को किसी वर्क में कन्वर्ट कर सके। और उस स्टीम एनर्जी को उन्होंने किसका इस्तेमाल करके वर्क में इस्तेमाल करा और क्या है, भाप का इंजन बनाया और एक पूरी रेलगाड़ी दौड़ा दी। पूरी हमारी रेलगाड़ी का हमारा वो इन्वेंशन हो गया, जिसके ब्याह पे हमें बहुत फायदा हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। अभी भी फिजिक्स नहीं रुकी। फिजिक्स ने फिर क्या हुआ, फिजिक्स की नई ब्रांच आई थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या हुआ, अब जो स्टीम इंजन चल रहे थे ये नई इन्वेंट्री हुई थर्मोडायनेमिक्स में। हमें दिया इंटरनल कंबशन इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, आईसी इंजन, ये सारे के सारे ये नई एक फिजिक्स की नई ब्रांच ने हमें ये रिप्लेस कर दिया इसको डीजल, अब हमारे किसको, स्टीम इंजन को। अब क्या हुआ, जो हम हाथों में साइकिल थी अब सबके हाथ में स्कूटर, स्कूटी, और हमारे हाथों में क्या गया, अब क्या है, हम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने लगे, हम 4 व्हीलर व्हीकल चलाने लगे और हमारे अब बसेस और हमारे ड्राइवर, क्योंकि इसके इन्वेंशन के बाद ही 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन बनाए गए जिसके बिहाफ पर सारे व्हीकल चलते हैं। ये नई इन्वेंशन। अभी भी फिजिक्स नहीं रुकी। हमारी नीड, हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती रहती है। सोसाइटी में टेक्नोलॉजी की वैल्यू हमेशा मतलब चेंज होते रहते हैं। फिर एक नया इन्वेंशन आया, एरोनॉटिकल फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम, अब क्या हुआ, अभी तक हम जमीन पे चल रहे थे, अब हमें एरोनॉटिकल जब से आई एक हमारे हवाई जहाज बना दिया। अब हम जमीन से आसमान में उड़ने लगे। अब देखिए जहां हम जमीन पे थे अब आसमान पे पहुंचा दिया। इसके पीछे भी सारी एक्टिविटी हमारी फिजिक्स की जुड़ी हुई है। अभी भी नहीं, उसके बाद हमारा पहला बंदा
चांद पर पहुंचा नील आर्मस्ट्रांग, अब वो अर्थ से कहां पहुंच गया, आसमां पे पहुंच गया। तो जो बंदा पहले अर्थ पे चल रहा था, अब तो कई लोग उस पर जा चुके हैं स्पेस में। तो अब फिजिक्स ने हमें, जो हम पैदल पैदल चलते थे, वो हमें पैदल से कहां पर, आसमां पे पहुंचा दिया। तो हम अब इस बात को मान सकते हैं और कह सकते हैं कि फिजिक्स सच में ही हमसे क्या करती है, पूरे यूनिवर्स और नेचर को गवर्न करती है। और कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि बड़ा जहाज जो है समुद्र, मतलब जो समुद्र में क्या होता है, तैरता रहता है, और या पानी में तैरता रहता है, और क्या हो जाता है, छोटी सी कील या छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है। ये हमें फिजिक्स ने इसका कारण समझाया कि भाई फिजिक्स की ब्रांच कौन सी हुई बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ने हमें क्या समझाया कि उसी में हुए हमारे आर्किमिडीज साहब। आर्किमिडीज ने समझाया कि जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और यही कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उन्होंने बताया कि डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो क्या है, वाटर से, तो वो डूब जाएगी, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या वस्तु की डेंसिटी जो है किससे, वाटर से कम है, तो वो क्या है बेटा, कम है, तो वो तैरती रहेगी। ये किसने बताया, फ्लूइड मैकेनिज्म। अभी फ्लूइड मैकेनिज्म ने क्या करा, हमें फ्लूइड मैकेनिज्म ने हमें कॉन्सेप्ट बताया कि जिसके बिहाफ पर हमने, अब घर में आपने देखा होगा, बटन दबाते ही बेटा हम मोटर चलाते हैं, समरसीबल जाते हैं, तुरंत पानी हमारा ऊपर चढ़ जाता है, हमारे टैंक में स्टोर हो जाता है। तो ये इसको पानी नीचे से ऊपर इतनी हाइट तक ले जाने के लिए कितने रूल्स और रेगुलेशन और लॉ का इस्तेमाल करा होगा, वो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं दिया है। ठीक है बेटा। अब अगर और एग्जांपल की बात करें, हमें और बचपन से पढ़ाया जाता है कि भैया आसमान नीला है, हमें सूरज का रंग लाल ही क्यों है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच हुई, ऑप्टिक्स। उसने हमको समझाया, मतलब लाइट के पोर्शन से हमें पता चला कि भाई दो लॉ होते हैं, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। जब किसी सतह पर किसी भी सतह पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको परावर्तन बोलते हैं। और अगर दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसको अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये हमें तब पता चला। हम किसी चीज को क्यों देख पा रहे हैं, हम अंधेरे में किसी चीज को क्यों नहीं देख पाते, रोशनी में क्यों देख पाते हैं, उसका रीजन भी हमें किसने बताया, ऑप्टिक्स ने बताया। कि भाई जब तक दो रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, किसी पॉइंट, दो रेज आपस में नहीं मिलेंगी किसी पॉइंट पर, जब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं हो जाता, और हम तब तक किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ये किसने बताया, हमें फिजिक्स ने बताया। अब यही एग्जांपल हम घर के ले सकते हैं बेटा। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके अपने घर में कितनी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं बेटा, फोन, एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एयर, पंखा, कूलर, सब कुछ है हमारे घर में। किससे चलता है, करंट से चलता है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर होता है। ये किसने बताया, ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो किसने निकाली, मैक्सवेल ने बताई थी बेटा हमें। मैक्सवेल ने बताया था, और मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन दी थी। उसने इन 4 इक्वेशन के बिहाफ पे पूरा मैकेनिज्म समझा दिया, जो कि तुमने देखा होगा बेटा। बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे वर्क करते हैं। वो बड़े बड़े टावर जो लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे वर्क करते हैं, हमारे फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे काम करते हैं। हमने देखा होगा, अब हम तो यहां तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब से आएंगे तो हम तो वायरलेस कनेक्शन, ब्लूटूथ देख लेते हैं, बिल्कुल बिना किसी तार वायर के भी हमारा अब क्या है, सिग्नल ट्रांसमिट होने लगे हैं। ये कितना मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो ये किसकी देन है, सब फिजिक्स की देन है। मतलब हमारी लाइफ में हम हर चीज से किससे जुड़े हुए हैं, हर चीज फिजिक्स से जुड़ी हुई है। हमने देखा पानी की बूंद फर्श पे गिर जाती है तो गोल हो जाती है। हमें इसका रीजन किसने बताया, फिजिक्स ने बताया कि किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आपने देखा होगा ठंडे प्रदेश जो होते हैं, बहुत ठंडे, वहां पर क्या होता है, ऊपर नदियों में पानी जम जाता है, लेकिन फिर भी -4 डिग्री सेल्सियस में जमने के बावजूद ही मछली अंदर जीवित रहती हैं। उसका रीजन किसने बताया, फिजिक्स ने बताया। तो हमने देखा इतने सारे मैं तो आपको थोड़े से एग्जांपल बताए, ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल हैं जो हमारी लाइफ में किससे रिलेट करते हैं, फिजिक्स से रिलेट करते हैं। तो इतने एग्जांपलों को देख के हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है सच में पूरे यूनिवर्स को, नेचर्स को गवर्न करती है, जिसके बिहाफ पर हम पूरा का पूरा नेचर, मतलब फिजिक्स से ही हम पूरा नेचर और अपनी हर लाइफ की हर एक्टिविटी को गवर्न कर सकते हैं। तो देखो, ये था बेटा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम क्या करते हैं, ये तो मैंने पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया कि फिजिक्स क्या है। अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब पढ़ेंगे कि फिजिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिका, विच मीन नॉलेज ऑफ नेचर एंड इट्स एम टू एनालाइज एंड अंडरस्टूड द नेचुरल फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स। क्या लिखा है, एम टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। हमारा जो एम है, एम टू एनालाइज मतलब हमारा जो उद्देश्य है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, एंड नेचुरल फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स। जो भी हमारे चारों नेचुरल फिनोमिना हो रहा है उसको समझना है, हमारा बेसिक एम फिजिक्स का। इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चा, ये तो पहली डेफिनेशन है, मैंने दूसरी भी लिख दी है कि इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द यूनिवर्स। मैं भी आपको वही बोल रहा था
कि इट इज द लॉ इन यूनिवर्स, ये एक लॉ है और इसके क्या है, प्रिंसिपल है जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है हमारी फिजिक्स की। उसके आगे बेटा अब एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक आपका दे रखा है वो है आपका बेटा, जो थोड़ा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी पूछा जाता है आपके स्कूल्स में, स्कूल एग्जाम में, कि क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे फिजिक्स के? तो इसके दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है बेटा इसके, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। अब देखिए यूनिफिकेशन क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन है कि वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना। वो कह रहा है वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, हम प्रयास करते हैं एक्सप्लेन करने का, उसको ड्राइव मतलब डिफाइन करने का, डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना। डाइवर्स मतलब जिसकी विविधता है, जो बहुत तरीके से फैला हुआ है, इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉस। उसको बहुत बड़ी चीज को एक छोटे से कॉन्सेप्ट में और छोटे से पार्ट में उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको वैसे समझना चाहे तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि माना यूनिवर्स में कोई एक्टिविटी हो रही है या नेचर्स में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो अब उसके 10 लोगों से पूछा जाए तो 10 लोगों ने 10 आंसर दिए, 20 से मिला 20 ने 20 आंसर दिए कि इसका ये रीजन है, उसका ये रीजन है, उसका वो रीजन है, मतलब जिससे पूछा गया उसका उसने नया रीजन ही बताया। बट एक्चुअल में यूनिफिकेशन का क्या मतलब है कि वो जो घटना घटित हो रही है, वो जो हमारा इवेंट हो रहा है, उसका एक ही रीजन होना चाहिए, उसका एक ही कॉज होना चाहिए, तभी बोलेंगे उसको यूनिफिकेशन। उसको एक एग्जांपल से और समझते हैं बेटा। देखिए जो हमारे सराउंडिंग में हमारे यूनिवर्स में होता है, जिसको लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहता है बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है, देखिए हम कोई भी चीज, ये मार्कर है बेटा मेरा, मैंने मार्कर को इसको ऊपर से छोड़ा, ये नीचे गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है। ये नीचे क्यों आया? फॉल करने लगा नीचे क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। तो इसका भी रीजन क्या है? ग्रेविटी लग रही है। अब हमने पूछा कि मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जो हमारे प्लैनेट जो है सन के चारों ओर घूम रहे हैं, उसका क्या रीजन है? उसका भी रीजन है यूनिवर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन की वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में बेटा, क्या होता है ग्रेविटेशन का मतलब? दो मास एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दिए जाए, या मतलब ये वैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है ग्रेविटेशन के वैल्यू, तो उसी के लिए बोला है कि जो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, उसका रीजन भी ग्रेविटेशन है। और आपसे कोई पूछे कि मोशन ऑफ सैटेलाइट मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, और उस प्लैनेट किसके अराउंड घूम रहे हैं? सन के, और सन के और उन जो प्लैनेट है हमारे सन के अराउंड घूम रहे हैं, और उस प्लैनेट के अराउंड क्या घूम रही है? सैटेलाइट घूम रही है। तो इन सब का रीजन क्या है मेरा? उन सब का रीजन है बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब इसको कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं एक साथ, 3-4 एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक ही लॉ काफी है, और वो है ग्रेविटेशन लॉ। तो यही है यूनिफिकेशन। मतलब कई सारी चीजों का मेन एक रीजन, एक कॉज ही एक ही होना चाहिए। इसी को हम जैसे यहां पर लिखा है, आपने पढ़ा है बेटा कि लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इक्वल टू होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 यहां पर क्या है बेटा? जो दोनों बॉडी के मास हैं, और g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी। तो देखिए हमने एक एग्जांपल समझ लिया बेटा, पहला वाला ग्रेविटेशन का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। दूसरा एग्जांपल क्या लिया मैंने बेटा? मैंने माना मेरे पास एक वायर है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है I। आपने ये अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बेटा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो बेटा क्या होगा? करंट एक क्या है कि जब हमारा चार्ज मूव करने लगता है, तो आपको पता होगा कि वो दोनों फील्ड क्रिएट करता है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? इस वायर में होगी, इसके आसपास, और ये चारों ओर इस टाइप से आपने पढ़ा है कि वो लूप्स के फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके चारों ओर बन जाती हैं। तो जब चार्ज मूव करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब देखिए इस कंडीशन को पूरी की पूरी फिनोमिना को समझने के लिए मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन दे रखी हैं। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी है, इन्हीं चीजों को यूनिफाई करने के लिए 4 इक्वेशन ये रखी हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक के टर्म में है, और हमारा बेसिकली हमारा ये वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक का है। तो हम इसको समझना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक का यूनिफिकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे यूनिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं, या बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, या बहुत सारे इफेक्ट किसी बॉडी पर लग रहे हैं, तो उसकी वजह से हम उसका एक मेजर इफेक्ट पकड़ लें, उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन, कि वो किस एक वजह से हो रही है। अगला है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म को समझिए बेटा। रिडक्शनिज्म क्या होता है कि
related effort is to drive the properties of bigger, बड़ा, more complex, या तो बड़ा हो और complex हो system from properties and interaction of its constituent simpler part is called reductionism. कहने का मीन्स क्या है कि आपके इस वाले में क्या है बेटा, कोई बहुत ज्यादा बिगर प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मेरे सामने, अगर मैं उसकी मतलब उसको एक मैं ये जज नहीं कर पा रहा कि ये एक लॉ पे वर्क कर रहा है, ये एक इसको यूनिफिकेशन नहीं कर पा रहा मैं कि इसका एक रीजन नहीं ढूंढ पा रहा, मुझे जब भी देखता हूं उसमें कई सारे रीजन मिल जा रहे हैं कि इसका रीजन ये भी है, इसका रीजन ये भी है, इसका भी, तो वो कंडीशन जब हम किसी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए केवल एक लॉ का यूज ना करें, उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए एक लॉ का यूज ना करें और हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही हो और हम उसको फिर पार्ट्स में ब्रेक कर लें। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है बेटा ब्रेक इनटू पार्ट्स, ब्रेक इनटू पीसेस या पार्ट्स, पीसेस या पार्ट्स, उसको हम पीसेस में तोड़ लें या पार्ट्स में तोड़ लें और उसको फिर सॉल्व करें, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पार्ट्स में तोड़ के उसकी स्टडी करें और फिर उसको हम सॉल्व करें, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। और इसका एक फायदा क्या होता है बेटा, क्योंकि हम अगर इसका रिडक्शनिज्म करेंगे मतलब हम अगर किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पार्ट्स में तोड़ेंगे तो उसके हर एक पार्ट की हमें स्टडी करने का मौका मिलेगा, तो हमें यह पता चल जाएगा, हो सकता है उसके बिहाफ पे हम नए इन्वेंट्री कर दें, उसके बिहाफ पे हम नया प्रेडिक्शन ले आए, कुछ आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ नया ग्रोथ कर दें। तो ये एक बेनिफिट भी है कि इस प्रॉब्लम्स को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के करना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफिकेशन एंड द रिडक्शनिज्म एंड हाउ कैन बी डिफाइन विद द हेल्प ऑफ द फ्यू एग्जांपल। अब देखिए रिडक्शनिज्म को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं कि वेयर जैसे 4 व्हीलर मोटरसाइकिल है, सिंपल है, मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्कूटी भी आप चलाते होंगे तो आप देखा होगा, अब आप जब चाबी घुमाते हैं तो स्पार्क इग्निशन होता है, उसकी वजह से स्पार्क आता है, इग्निशन होता है। जब आप स्पार्क इग्निशन होता है तो वो क्या होता है, बैटरी क्या होती है, बैटरी से स्पार्क होगा, वो कहां स्पार्क की वजह से क्या होगा, जहां हमारा कंबशन इंजन लगा होगा, जहां पर हमारा फ्यूल जा रहा होगा वहां पर स्पार्क जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और फिर बर्निंग प्रोसेस की वजह से हमारे जो नीचे एक्सल लगा हुआ है और साथ में हमारा क्या है, उसके साथ में जो स्टीयरिंग हम घुमाएंगे तो वो मूव करने लगेगा। मतलब यहां पर एक साथ कैसी चीज हो रही है, पहले क्या हो बेटा, आपने जैसे मैग्नेट, यहां पर इग्निशन सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, इलेक्ट्रिकल पार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी। फिर आप क्या है, फ्यूल कंबशन चैम्बर में गया, वो क्या है, मैकेनिकल पार्ट है पूरा कंबशन चैम्बर, उसमें पिस्टन रॉड होती है, वो हमारा मैकेनिकल पार्ट हो गया। फिर वो जो लीनियर मोशन कर रहा है, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, सर्कुलर मोशन को वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपने देखा कि जब गाड़ी आपके आगे ड्राइव करेगी तो कितने सारे उसको सिस्टम से गुजरना पड़ा है, इसी को बोलते हैं बेटा हम रिडक्शनिज्म। उसकी स्टडी एक टाइप से नहीं होगी, उसको हमें कई टाइप से पार्ट्स में ब्रेक कर करके हम उसको पढ़ना पड़ेगा। स्कोप ऑफ फिजिक्स, अब देखिए फिजिक्स का स्कोप में हम स्टडी करेंगे बेटा, इसको फिजिक्स को क्लासिफाई करेंगे हम कैसे कैसे। अगर हमसे पूछा जाए फिजिक्स को हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, हम फिजिक्स को 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 क्वांटम फिजिक्स, नंबर 2 क्लासिकल फिजिक्स और नंबर 3 रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक क्वांटम फिजिक्स को हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स को हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स मतलब, क्वांटम का मतलब बेटा इस किसको बोलेंगे, जहां पर हमारी बॉडी का साइज, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे जहां जो मेरा ऑब्जेक्ट है अगर उसका साइज 1 माइक्रोमीटर से सॉरी 1 क्या किससे हो जाए बेटा, मेरा 1 माइक्रोमीटर से कम होगा तो मेरा उस ऑब्जेक्ट को मैं बोलूं, वो तब मेरा क्या होगा, वो क्वांटम फिजिक्स में, हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी क्वांटम फिजिक्स में करेंगे। और अगर मेरा साइज 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, 1 माइक्रोमीटर से, ठीक है, तो हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा, तब हमारा वो क्या होगा, क्लासिकल, वो क्लासिकल फिजिक्स होगा। और इसमें एक चीज और है, एक तो क्या हो, क्लासिकल फिजिक्स के लिए ये जरूरी है कि उसका साइज जो होना चाहिए 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी बहुत, मतलब लाइट, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, सी इक्वल टू क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, सी इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट,
इससे कम होनी चाहिए। सी की जो हमारा जो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो वेलोसिटी मेरी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत ज्यादा होती है। और ये हमारा ये कहां तक होगा, जैसे कि गाड़ी चल रही है, स्कूटर जा रहा है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, और ये हवाई जहाज पे तक वैलिड है। ये हवाई जहाज पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनों के लिए ये हमारे लिए क्लासिकल फिजिक्स है, इन ऑब्जेक्ट के लिए हमारा। अब ये वाली क्या है बेटा, रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का क्या मतलब बेटा, ये इसको दूसरा बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, जो हमारे आइंस्टीन ने डिस्कवरी करी थी इसकी रिलेटिविस्टिक थ्योरी। ये हमारे सिलेबस से थोड़ा बियॉन्ड है, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर रहेगा, हमारा इस पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। पर फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। क्या है कि जहां पर वेलोसिटी लगभग मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट 3 इंटू 10 की पावर 8 से के आसपास की स्पीड से बहुत तेज से मूव करे, तब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, रिलेटिविस्टिक। इसको एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स भी बोला जाता है। तो ये था बेटा हमारा सब ब्रांच। अब इसी को देखो, हमें जो पढ़ना है उसको थोड़ा सा क्लासिफाई और कर लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स, जिसका साइज, पार्टिकल का साइज क्या होगा, पार्टिकल का साइज क्या बेटा होगा, 1 माइक्रोमीटर से कम होगा। उसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसी में पढ़ेंगे हम फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ प्रोटॉन और सेमीकंडक्टर। इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ प्रोटॉन और सेमीकंडक्टर के बारे में। ये होगा हमारा जो बेटा, याद देख लो, ये जो हमारा है 12 का पोर्शन है, क्लास 12 का पोर्शन है ये वाला। ये हमारा क्लास 12 का पोर्शन है, ये जितना पार्ट है। अब क्लास इसमें आ जाइए बेटा, देखिए अब हम क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, क्लासिक जिसमें हमारा क्या है, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा और स्पीड जो है बहुत कम होगी। किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। यानी कि स्पीड कम का मतलब ये नहीं कि 1-2 मीटर पर सेकंड की स्पीड की बात, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी। तो उसमें हम इसको हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे बेटा, देखिए हम मैकेनिक्स में इसका पार्ट करेंगे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स। अब देखिए ये मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इतना पार्ट आपको 11th में पढ़ना है, क्लास 11 जो आपकी सिलेबस में, क्लास 11th में इतना पढ़ना है। और ये वाला पार्ट बेटा जो ये वाला रह गया है, ये आपको 12th में पढ़ना है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये 12th का पार्ट है। 11th में क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। किसमें बेटा, आपको 11th में। और ये वाला पोर्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये वाला पार्ट बेटा हमारा 12th का है। और साथ में न्यूक्लियर फिजिक्स जो क्वांटम फिजिक्स है, ये भी पार्ट 12th का है। तो ये 12th का हमारा पार्ट है, इससे हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो बेटा ये था हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब हम इसको इन पार्ट्स को भी सब क्लासिफाई करके दिखाते हैं कि मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो बेटा जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। इसके बारे में हमें साउंड, देखिए बच्चा, पिछले वाली स्लाइड में हमने क्वांटम फिजिक्स को समझ लिया था बेटा। अब हमारा जो पार्ट रह गया था वो है क्लासिकल फिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसमें देखिए बेटा, मैंने इसको पीछे की स्लाइड में, अभी पीछे मैंने आपको इसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करा बेटा। इसको देखिए, एक तो मैंने बोला था कि इसकी सब ब्रांच होती है मैकेनिक्स, इसी की सब ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स। अब इसको भी हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। कैसे किस किस वे में कर सकते हैं, देखिए। पहला, मैकेनिक्स को हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन में। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। आपकी क्लास 11th का पहला और दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर तो यही है बेटा, फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा है यूनिट एंड डायमेंशन, और थर्ड चैप्टर से ही मोशंस की कहानी शुरू हो जाएगी आपके चैप्टर्स की। रेक्टिलियन मोशंस, न्यूटन्स लॉ मोशंस, वर्क ऑफ एनर्जी, ये मैकेनिक्स के ही पार्ट्स है। रोटेशनल मोशन, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशन लॉ, इस पे बेस पूरा चैप्टर है हमारा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, वो टॉपिक है हमारा। उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको एसएचएम भी बोलते हैं बच्चा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद है वेव मैकेनिक्स, हमें वेव मैकेनिक्स पढ़नी है आपकी, ये भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है आपका, क्लास 11th का ये बेटा ये। और कौन सी वाली पढ़नी है, साउंड पढ़नी है इसमें हमें। कौन सी बेटा, साउंड पढ़नी है। और इसी के आपके 11th में एक हमारी ब्रांच है फिजिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना है बेटा, हीट के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है। हीट और एनर्जी की वजह से बेटा टेम्परेचर राइज होता है, उसी के बारे में पढ़ना है हमें। उसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है हमें। इसके बाद हीट इंजन,
इसकी एफिशिएंसी और सीओपी, हीट इंजन की एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसके बारे में इसमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। अब आते हैं, ये वाला जो पार्ट है बेटा आपका मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा 11th का सिलेबस है पूरा, ये पूरा का पूरा 11th का सिलेबस इंक्लूड है। ये देख लीजिए बेटा, आप इसको नोट डाउन कर लेना बेटा बढ़िया से, आपने आप भी इसकी टेबल बना लेना, ये आपका 11th का सिलेबस है। अभी दो पार्ट रह गए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये हमारा 12th का सिलेबस है। देखिए इसको भी थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो पहले चैप्टर आपको पढ़ना है बेटा चार्ज के बारे में, जिसको नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां चार्ज की रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, डायनेमिक पार्ट आ जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक पार्ट आ जाता है आपका 12th का, ये पहला दूसरा चैप्टर में इसके बारे में है। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे आप उसी में, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ोगे, जिसको हम EMI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी में क्या के बारे में पढ़ोगे बेटा आप, उसी में आपका चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट, AC। अल्टरनेटिव करंट मतलब जो आपके घरों में करंट आता है उसको AC बोलते हैं, और जो हमारे बैटरी स्टोर करता है उसको हम DC बोलते हैं। जो हमारा इन्वर्टर लगा होता है उसको DC करंट, वो DC करंट स्टोर करता है। जो हमारे घरों में आता है वो AC करंट होता है, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ये आप किसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे बेटा, बिल्कुल क्लास 12 में। अब उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बेटा जितने भी टावर्स लगे होते हैं, जिसमें उसमें जितने भी वेव्स होती हैं, जो हमारे सिग्नल जहां से ट्रांसमिट होते हैं, उसमें यही वाली वेव्स काम आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आप इसको 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। फिर 12th में आप पढ़ोगे बेटा ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे आप। ऑप्टिक्स में क्या क्या इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे बेटा, देखिए लाइट एंड इट्स प्रॉपर, लाइट्स एंड, और लाइट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ, आप पढ़ा है आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। फिर मिरर और लेंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे बेटा। प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे इसी में आप, और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ोगे, और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में, जो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। ये बेटा पूरा क्लासिफिकेशन था आपका फिजिक्स का, जो मैंने आपको बताया। अब इसके बेटा इस चैप्टर में हमारे क्लास 11th के दो टॉपिक रह गए हैं। एक है हमारा टेक्नोलॉजी, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में रिलेशन क्या है, और उसके बाद हमारा कुछ फंडामेंटल फोर्सेस है और ड्राइव फोर्सेस, उसको और पढ़ना है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ये मेरा बेटा पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 जो इसका आएगा उसको देखना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मेरा पार्ट 2 आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू बेटा।